रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि किडनी के जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली कैसे रेगुलेट होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो रेगुलेशन होता है वो 3 लेवल्स पे हो सकता है। 3 लेवल्स पे कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो हाइपोथैलेमिक लेवल पे, जो हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस रहता है वो रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल इज द हाइपोथैलेमस। कैसे रेगुलेट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक है हमारे बॉडी में जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, ये हमने पढ़ा था, JGA एपरेटस ना। अच्छा, और फिर जो है हमारी बॉडी में हार्ट भी होता है जो कि किडनी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है। कैसे करता है वो भी पढ़ेंगे। हार्ट का हालांकि रोल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ज़्यादा नहीं है बट है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस का क्या है। एक्चुअली में हाइपोथैलेमस का रोल तब आता है जब हमें ऑस्मो रिसेप्टर्स के बारे में पता हो। किसके बारे में पता हो? ऑस्मो रिसेप्टर्स। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्चुअली में क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसका वॉल्यूम को मेजर करते हैं। हमारी बॉडी में जितना फ्लूइड है, मतलब कि वाटर और ये जितने फ्लूइड्स हैं उनको मेजर करता है। और ऑस्मोलैरिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को रेगुलर ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मेजर करते रहते हैं। तो अगर उनमें कोई चेंज आता है, किस किस में? ब्लड वॉल्यूम, बॉडी के फ्लूइड जो वॉल्यूम है उसमें, या आयनिक जो हमारी कंसंट्रेशन है, जैसे कि हमने बोला इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं, तो इनमें अगर कोई चेंज आ जाता है अगर हमारी बॉडी में, है ना, तो दीज ऑस्मो रेगुलेटर्स दे गेट ट्रिगर्ड, इनमें ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है कि ऑस्मो रिसेप्टर्स ये सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को। इन रेस्पॉन्स हाइपोथैलेमस जो सिक्रीट करता है, एक हार्मोन सिक्रीट कर देता है, दैट इज कॉल्ड ADH। The full form of ADH is anti-diuretic hormone, एंटी-डायूरेटिक हार्मोन। और इस हार्मोन को एक दूसरा नाम भी है इसका, वासोप्रेसिन, जो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे 22 तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, वासोप्रेसिन। ओके, ADH या वासोप्रेसिन। तो ये ADH एक्चुअली में करता क्या है, अब ये पता होना चाहिए। जो इसने सिक्रेट कर दिया हाइपोथैलेमस ने, ये ADH करता क्या है? एक्चुअली में ADH जो है वो हमारे डिस्टल पार्ट होता है ना, DCT, इट विल एक्ट ऑन द DCT पे एक्ट करेगा, और PCT पे नहीं, DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उस पे एक्ट करेगा और क्या कराएगा? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन उसको इंक्रीज करा देगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज दैट। जैसा ही ऐसा इंक्रीज हुआ तो हमारी बॉडी का क्या होगा? बॉडी का और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये इंक्रीज हुआ, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स ने मेजर किया कि अब कमी नहीं है वाटर की, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल हो चुका है। वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा, ADH का सिक्रीशन वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ अ फीडबैक मैकेनिज्म। तो रेगुलरली हमारे जो ADH और जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये रेगुलरली वर्क करते रहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो अब हमें क्या पता लगना चाहिए, ये ADH कैसे वर्क करता है। ADH एक तो ये हमने जैसे कि पढ़ा कि हमारा रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, एक तो ये काम कर रहा है, और ये एक और काम करता है। ठीक है, ये क्या एक और काम क्या करता है? एक्चुअली में दिस इज द पार्ट वेयर वी स्टडी 2 टर्म्स। हमें अब 2 टर्म्स पढ़ने होंगे। एक तो होता है बेटा एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इज दैट जो कि ब्लड वेसल पे किस पे एक्ट करता है बेटा? ब्लड वेसल पे। ठीक है, और ब्लड वेसल पे कैसे एक्ट करता है? इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शंस करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही एक केमिकल होता है वेसोडाइल्यूटर, जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डाइल्यूट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो डायलेट हो जाता है, ल्यूमेन जो है वो डायलेट हो जाएगा, मतलब डायमीटर बढ़ जाएगा, तो इट डायलेट्स।
डायलेट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, जब एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, लेकिन यहाँ तो हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन में हम ल्यूमेन यानी कि एरिया को कम कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो एडीएच जो है वो एक्चुअली में एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो क्या करेगा, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो अगर हमारा जीएफआर कम था तो जीएफआर को बढ़ा भी सकता है ये, है ना, बढ़ा भी सकता है। और अगर नॉर्मल था तो नॉर्मल से और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये इसका रोल रहता है, ओके। अब अगर हम बात करें सेकंड वाला, दैट इज द JGA। तो द JGA विच इज कॉल्ड द जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये क्या काम करता है, ये सबसे पहले तो बेटा वर्क करेगा, जब ही वर्क करेगा जब हमारे पास एक जीएफआर में फॉल होगा। JGA का जो केस है कब होगा, जब हमारी जीएफआर में फॉल डाउन होगा, वो तभी एक्टिवेट होता है। अच्छा, तो एक्टिवेट होगा क्या, JG जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर में जो सेल के मॉडिफिकेशंस हमने पढ़े थे, है ना, तो JG सेल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट करेंगे, दे आर गोइंग टू रिलीज अ पर्टिकुलर केमिकल दैट इज कॉल्ड रेनिन। तो रेनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ये रेनिन जो हार्मोन है ये क्या काम करेगा, ये एक ब्लड में एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट कर देता है, कौन, रेनिन। सो रेनिन इज गोइंग टू कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फर्स्ट में। तो यानी कि फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये सबसे पहले बनने वाला मॉलिक्यूल है इस चेन रिएक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, फर्दर रेनिन जो है और एक काम करता है, क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को फिर फर्दर कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड में। हमने सेकंड क्यों बनाया, एक्चुअली फर्स्ट का इतना रोल नहीं है, लेकिन हमें सेकंड मेनली चाहिए, तो सेकंड वाला ठीक है, सेकंड वाला बन गया। बट व्हाट इज दिस सेकंड एंजियोटेंसिन सेकंड इज गोइंग टू डू, तो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वन, हमें क्या देखा था, ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जीएफआर गिर गया था, तब जेजी सेल्स ने रेनिन सिक्रीट करा। रेनिन सिक्रीशन की वजह से क्या हुआ, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन सेकंड में। एक्चुअली दिस इज अ पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है, एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो उसका मतलब ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन क्या करेगा, नैरो कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यही इसका फंक्शन नहीं है, ये एक और कदम आगे जाता है। क्या करता है ये, एक और चीज क्या करता है, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे और फंक्शन करता है, किस पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे क्या फंक्शन करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये फोर्स करता है कि वो क्या रिलीज करे, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन जो है वो एक तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, और एक तो कराएगा वो रीएब्जॉर्प्शन वाटर का, प्लस सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और कराता है। कहां से कराता है, फ्रॉम द अगेन डिस्टल पार्ट, यानी कि डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट से। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ये डी है बेटा, पीसीटी नहीं है, डीसीटी है, ठीक है। तो डीसीटी, इसको मैं क्लीन कर देता हूं सो दैट इट शुड बी क्लियर, ये पीसीटी नहीं है, डीसीटी है ना। डीसीटी, ओके। तो डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स, वहां से क्या होता है, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देता है। तो फोर्सफुली इसने क्या कराया, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करा दिया, और हमारा ये जो रीएब्जॉर्प्शन था इसके रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड, जब हमारे जो यूरिन का जो फिल्टर है, जो यूरिन है, जो फिल्ट्रेट है, वो और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है ना। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया, उसको कंसंट्रेशन भी कर दिया, तो इसका मतलब हमारा जो किडनी का फंक्शन था वो अच्छे से रेगुलेट हो गया है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है बेटा, ये वाला है ना, दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, इट इज
हैविंग अ टर्म, इसका एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड द रेनिन, क्योंकि ये रेनिन से स्टार्ट होता है एंड एंजियोटेंसिन पे खत्म हो जाता है, एंजियोटेंसिन। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशंस आप लिख सकते हो इन केस इट इज आस्क्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात थी हाइपोथैलेमस और जेजी। अगर हम हार्ट की बात करें, हाउ इज हार्ट गोइंग टू रेगुलेट एवरीथिंग, तो अब हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट, एक्चुअली हार्ट जो है, हार्ट में हमारे पास एट्रिया होता है प्लस हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना। वेंट्रिकल्स का तो इतना रोल नहीं है, लेकिन एट्रिया का रोल है। क्या है एट्रिया का रोल? दरअसल एट्रिया जो है वो सेंस कर लेता है कि ब्लड प्रेशर में इंक्रीज है। क्या है? ब्लड प्रेशर में इंक्रीज है। तो एट्रिया क्या करता है, एक फैक्टर रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड द ANF। क्या बोलते हैं उसको फैक्टर को? ANF। व्हाट इज दिस ANF? ANF होता है, एट्रिया से निकला है क्योंकि, तो एट्रियल और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। तो एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, तो एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। तो ANF दिस पर्टिकुलर फैक्टर जो है हमारा, ये क्या करेगा बेटा, वेसो डायलेशन करता है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, वेसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला, दिस इज द वेसो डायलेटर। ठीक है, इट इज गोइंग टू कॉज वेसो डायलेशन, डायलेशन, तो वेसो डायलेशन। तो वेसो डायलेशन जब कर देगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे इनिशियली हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज था, तभी ये ANF सिक्रीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी फिर, है ना। तो अगर BP बढ़ा हुआ है तो ANF सिक्रीट कर देगा एट्रिया, और उससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म था, ये तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था एंड दिस ANF इज डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। तो क्या ये दोनों एंटागोनिस्टिक हो गए? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, तो उसको कंट्रोल फिर कौन करेगा? ANF फैक्टर कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो ANF, इस आपकी बुक में इसलिए लिखा भी है कि ANF एक्ट्स एज अ चेक ऑन दी दिस मैकेनिज्म। तो जो ये हमारा रास जो ये मैकेनिज्म है ना, तो इस पे ये चेक लगाता है, रोक लगाता है। ठीक है, तो इस पे रोक लगाने वाली बात है। ओके, तो ये था रेगुलेशन, कि कैसे रेगुलेशन होता है। अब इसके बाद हम आते हैं मिच्योरेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक इज मिच्योरेशन, MIC, मिच्योरेशन। ओके, तो मिच्योरेशन में हमें क्या पढ़ना है? एक्चुअली मिच्योरेशन जो है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई? एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। तो क्या है ये प्रोसेस? रिलीजिंग ऑफ यूरिन, दैट इज कॉल्ड मिच्योरेशन। लेकिन ये जो मिच्योरेशन होता है ये थोड़ा सा अलग है। यूरिनेशन और मिच्योरेशन में अलग अलग दो कंडीशंस होती है। यूरिनेशन तो हो गया बिल्कुल रिलीज ऑफ यूरिन, लेकिन मिच्योरेशन जो होता है वो एक तो वॉलंटरी होता है। कैसा होता है? वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जानबूझ के हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, प्लस प्रॉपर प्लेस पे, ठीक है, प्लस प्रॉपर टाइम, मतलब वी आर सेलेक्टिंग द टाइम रादर देन द बॉडी। तो बॉडी सेलेक्ट टाइम, बॉडी जो है वो टाइम को सेलेक्ट नहीं करती, हम टाइम को सेलेक्ट करते हैं व्हेन वी आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द मिच्योरेशन, व्हेन वी आर एबल टू रिलीज द यूरिन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द मिच्योरेशन। अब ये मिच्योरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक रिफ्लेक्स आता है। क्या आता है? एक रिफ्लेक्स। उस रिफ्लेक्स को बोलते हैं, मिच्योरेशन से रिलेटेड है तो बोल दिया मिच्योरेशन
रिफ्लेक्स। ये मैच्योरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? देखो, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो है मेन चीज, ठीक है? तो उस पे सिग्नल आना चाहिए, लेकिन सिग्नल आएगा कहाँ से, है ना? सिग्नल आएगा कहाँ से? तो सिग्नल आएगा बेटा यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर कैसे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर जब पूरा का पूरा फिल होगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा फिल, ठीक है, तो इसकी वॉल्स पे क्या पड़ेगा? प्रेशर लगेगा, क्योंकि अंदर तो यूरिन भरा हुआ है ब्लैडर के अंदर, है ना? तो चारों तरफ प्रेशर लगेगा। तो इसकी वॉल पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, कैसे रिसेप्टर्स हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। जब ये स्ट्रेच होगी वॉल, तो वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे कि ये वॉल स्ट्रेच हो रही है। ऐसी स्ट्रेच को डिटेक्ट करके यूरिन की जो वॉल्स हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल देंगे किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर सिग्नल देगा किसको? हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स को। हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। कौन से, किसके स्मूथ मसल्स? ब्लैडर के, ऑब्वियसली। जो ब्लैडर के चारों तरफ जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करेगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? जो हमारा यूरेथ्रा में एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मतलब एक वॉल्व की तरह से, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर विल अलाउ the passing or the release of the urine, thereby we can perform the maturation, ठीक है? thereby we can perform the maturation। तो इस तरीके से maturation परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ये इन्वॉल्वमेंट रहता है, और फिर जो हमारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो ओपन हो जाना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक रिफ्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? रिफ्लेक्स बनाता है, ठीक है बेटा? अच्छा, जो मैच्योरेशन का लिए डेटा है हमारे पास, एंड दैट डेटा इज नॉर्मली जो एक अडल्ट ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन जो एक्सक्रीट आउट करता है, दैट इज अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। तो एक दिन में इतना यूरिन वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। और इतने यूरिन में हमारे पास कितना यूरिया हम बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी? लगभग 25 से 30 ग्राम्स पर डे। तो लगभग 25 से 30 ग्राम एक्सक्रीट आउट किया जाता है यूरिया एक दिन के अंदर, ठीक है? ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें बिल्कुल सही कोई जानकारी चाहिए किडनी से रिलेटेड, तो क्या हम ये मेजर नाप सकते हैं? अगर हमें पर डे का पता है तो हम उसके हिसाब से एक बारी के निकाल सकते हैं कि एक बारी में कितनी बार जाते हैं अगर कोई इंसान, है ना? तो उसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि एक बारी में एक बार जो यूरिनेशन होगा उसमें कितना रहता है ग्राम ऑफ पर्टिकुलर यूरिया। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? किडनी कंडीशन को डायग्नोस कर लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है, हमें पता लग जाता है कि जो हम यूरिन टेस्ट कराते हैं ना, तो उससे पता लग जाता है कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई किडनी में माल फंक्शन तो नहीं हो रहा है ना? तो इस तरीके की चीज़ें। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लूकोज में किडनी के जो फिल्टर कर रहा है, जो यूरिन बना रही है किडनी, उसमें अगर लेट से ग्लूकोज प्रेजेंट है या कोई कीटोन बॉडी प्रेजेंस है, तो इसका मतलब क्या है? जो पर्सन है उसको क्या है? डायबिटीज़ हो चुकी है, डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह जिसको बोलते हैं। नहीं, मधुमेह नहीं बोलते, डायबिटीज़ मेलिटस, ध्यान रखो। तो डायबिटीज़ मेलिटस उसको हो चुकी है। तो इसके बारे में डायबिटीज़ मेलिटस और इंसिपिडस को हम कंपेयर करेंगे। डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, ठीक है? एक डायबिटीज़ मेलिटस और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस, दो होती है। तो डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज आ जाता है यूरिया, मतलब आपके यूरिन में क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है? अच्छा, ये तो है कंडीशन। अच्छा, मैच्योरेशन से रिलेटेड जो है, अगर हम ये कहना चाहें कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे अब, ठीक है? उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक दो चीज़ और, कि रोल्स जो होते हैं अदर ऑर्गन्स के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है? जितने भी कुछ भी खराबी हुई अगर, है ना? अच्छा, अगर बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट होने लगे, क्या हो जाए?
एक्यूमुलेट होने लगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। दैट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इज कॉल्ड एज यूरेमिया, अगर बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट होने लगे। ये कब होगा? ऑब्वियसली जब किडनी फेल हो जाए, है ना, जब किडनी फेल हो जाएगी। अच्छा, आपने सुना होगा किडनी अगर फेल हो जाती है तो हम परफॉर्म करते हैं डायलिसिस। बिल्कुल, डायलिसिस का भी है, लेकिन डायलिसिस को हम यहाँ पे बायोलॉजी में बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस और डायलिसिस में कुछ अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं है, बस हम एक्चुअली में हीमोडायलिसिस बोलते हैं और नॉर्मल इंसान बोलता है डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या करा जाता है? एक आर्टिफिशियल किडनी बना दी जाती है। तो यू कैन से हीमोडायलिसिस इज सर्विंग एज अ आर्टिफिशियल किडनी, है ना, इट इज सर्विंग एज अ आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, ओके। इसमें क्या करा जाता है? एक आर्टरी से आपने ब्लड लिया, ठीक है, एक आर्टरी, जैसे यहाँ पे एक बैलेंसिंग सिस्टम है और यहाँ पे है हमारा ह्यूमन, तो इसको ह्यूमन को बना देते हैं। ठीक है, आपने इसकी आर्टरी रेड कलर की होती है तो रेड कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से आपने इस यूनिट में ब्लड डाला, तो साथ में आप क्या ऐड करोगे? ब्लड बॉडी से बाहर गया है यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? तो ब्लड तो जमना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एंटी कोएगुलेंट। क्या ऐड करेंगे? एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, जैसे कि हिपैरिन। हिपैरिन नाम का एक केमिकल एंटी कोएगुलेंट होता है, उसको हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, अब ये यूनिट क्या परफॉर्म करेगी? डायलिसिस परफॉर्म करेगी, है ना, यानी कि यूरिन या बेसिकली कह सकते हो यूरिया जो है उसको फिल्टर कर लेगी, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ये सब इसने निकाल दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें वापस से इसकी बॉडी में पंप कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसमें अभी एंटी कोगुलेंट डाला हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंटी हिपैरिन डाल देंगे, एक एंटी हिपैरिन नाम का केमिकल ऐड करके इसकी बॉडी में वापस भेज देंगे। एंड देयर बाय जो किडनी काम करती है वो है एक हमने यूनिट से, इस यूनिट से हमने वही काम करवा लिया। दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। जो नॉर्मल भाषा में इंसान डायलिसिस बोलता है या जो हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं वो यही है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस जो होती है, मतलब हीमोडायलिसिस या डायलिसिस जो कोई भी इंसान करवाता है वो जनरली करवा सकता है कब कब? डिपेंड करता है। अगर उसकी एक किडनी है तो वो करा देगा करीब करीब 15 डेज के आसपास, 15 डेज के। अगर इंसान की दोनों किडनियां नहीं है तो लगभग 2 बार कराना पड़ता है एक वीक में, पर वीक 2 टाइम्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है किसी भी पेशेंट की। बाकी कभी कभी रीनल फेलियर हो जाता है कि किडनी दोनों की दोनों किडनी फेल हो गई, तो उसके लिए फिर एक अच्छा ऑप्शन है ये हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन। किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया, है ना, दूसरे से निकाल करके एक में ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। वो पॉसिबिलिटी है एक, बट उसमें हम कोशिश करते हैं कि क्लोज रिलेटिव से हो जाए। अगर ट्रांसप्लांटेशन क्लोज रिलेटिव क्यों? क्योंकि बॉडी हमारी आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये हमारी बॉडी का अंग नहीं है। तो अगर भाई बहन का लें तो चांसेस कम है कि बॉडी उसको पहचान पाए, हालांकि पहचान तो तब भी लेती है, लेकिन उसको बिल्कुल ही खराब नहीं करेगी कि हमारी बॉडी, हमने एक नया ऑर्गन लगाया, बॉडी उसको भी खराब कर देती है। क्यों? इस रेस्पॉन्स में कि ये तो हमारी बॉडी का है ही नहीं, हमने तो लगाया लेकिन बॉडी को इस चीज के बारे में नहीं पता, है ना, तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद एक और 2 और डिसऑर्डर्स बचे हमारे पास। दैट इज द फर्स्ट वन इज द रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली आपने जो नॉर्मली सुना है, दैट इज कॉल्ड द किडनी स्टोन। तो ये किडनी स्टोन होता है। किडनी स्टोन कैसे बन जाते हैं? दरअसल स्टोन या फिर कह सकते हो आप एक मास ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है किडनी या किडनी के किसी पार्ट में, तो उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। अब यहां पे देखो आइटिस लग रहा है ना,
आइटिस का मीनिंग स्वेलिंग, कहीं पे इन्फ्लामेशन है। तो किस में इन्फ्लामेशन है? सही बिल्कुल पकड़ा है। ये क्या है? ग्लोमेरुलो, दैट मीन्स ग्लोमेरुलस। तो इन्फ्लामेशन किस में है? ग्लोमेरुलस में। सो देयर इज अ इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। तो किडनी के जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन आ गई। हाँ, दिस कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शन, दिस कुड बी ड्यू टू किडनी स्टोन, कोई छोटा सा स्टोन अटक गया हो सकता है कोई पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा हो, जो भी रीज़न रहा हो, बट द थिंग इज उसमें इन्फ्लामेशन आ चुका है, तो उसको हमें ठीक करना होता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शन रहते हैं। ठीक है, ओके। सो लास्ट थिंग दैट वी हैव इज द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। तो हमारे पास और अदर ऑर्गन्स क्या हैं? देखो, हमारी बॉडी में जो भी CO2 बन रही है वो हमारी बॉडी के काम की नहीं है ना? तो हम क्या करते हैं? उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो वो काम कौन करता है? लंग्स करता है। तो लंग्स हमारे CO2 एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। एक्सक्रीट आउट और भी कुछ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमारे एयर में डिजॉल्व जो गैसेस हैं, अदर गैसेस, वो हमारी जो हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन उनको बाहर भी जाना होता है ना? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव रहते हैं। जैसे हम तो क्योंकि केवल और केवल CO2 और O2 के साथ एक्सचेंज पॉसिबल कराते हैं, लेकिन बाकी सब गैसेस हमारी बॉडी के अंदर तो आ गई, उसको बाहर भेजना भी तो है। तो कैसे भेज सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ठीक है, कैसे भेज सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अच्छा, लंग्स के अलावा और क्या होता है बॉडी में? और बॉडी में होते हैं फिर बेटा स्वेट ग्लैंड्स। क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं पसीना। तो पसीना जो निकलता है हमारा, उसमें मेनली तो NaCl, वाटर, है ना, ये रहता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट, वेरी ट्रेस अमाउंट में, मतलब बहुत ही छोटा, थोड़ा सा यूरिया भी रहता है ट्रेस अमाउंट में। ये कैसे रहता है? ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत छोटा अमाउंट। ठीक है, ओके। फिर आ जाता है एक चीज़ और है कि जो हमारा सलाइवा जो है ना, उसमें भी बहुत ही हल्का, अगेन ट्रेस अमाउंट में हल्का सा यूरिया वहाँ पे भी यूरिया नहीं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, स्पेशली यूरिया नहीं बोल सकते उसको, लेकिन नाइट्रोजनस सब्सटेंस वहाँ से भी निकल सकते हैं। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस सलाइवा के थ्रू भी, मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सलाइवा, तो वहाँ से भी वेरी स्मॉल अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में, है ना, तो उसको वो भी निकल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 19। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ लो।